टेस्ट ट्यूब भिलाई सेंटर के नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी का एक खास कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे साथ टेस्ट ट्यूब सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा, जो कि एक बांझपन विशेषज्ञ है। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि कैसे रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से बांझपन का इलाज संभव है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राजेश सिन्हा, जो कि सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, साथ ही डॉक्टर जितेंद्र देवांगन और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर केसी भगत शामिल थे। नमस्कार, मैं शाहीन। आज हम एक सृजन टेस्ट ट्यूब भिलाई सेंटर के नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी में आप सबका स्वागत है और एक खास कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शाहीन। डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम सृजन टेस्ट ट्यूब भिलाई सेंटर की डायरेक्टर हैं, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यानी कि बांझपन विशेषज्ञ है, फॉक्सी भिलाई की प्रेसिडेंट भी हैं और एक रोबोटिक कंसल्टेंट है। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो मेरे सामने एक वर्ड आया है अभी, रोबोटिक कंसल्टेंट, प्लीज बताएं दर्शकों को कि ये रोबोटिक कंसल्टेंट क्या है। नमस्कार व्यूअर्स, दोबारा आपका वेलकम है नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी ऑफ सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब सेंटर एंड थैंक यू शाहीन फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। बेसिकली आई एम ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, पर आई डोंट नो, मेरे दिमाग में एक चीज़ ये ध्यान में ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर जो नई चीज़ आ रही है उसको सर्जरी इज़ ए एडवांस वर्जन ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसमें बहुत सारे काम जो है, जैसे मैं यहाँ चेयर पे बैठी हूँ और मेरे पास कंसोल, जैसे आपके पास कंप्यूटर होता है, आप यहाँ प्रेस करते हैं और वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। सेम इज़ लाइक एक रोबोटिक सर्जरी में आप कंसोल के थ्रू आप काम कर सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। चीज़ें हम जो चाहते हैं वो वही होती है, पर द वन एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट रोबोटिक सर्जरी में जैसे हमारा हाथ जो है बस ऐसे ही मूव कर सकते हैं, रोबोट है जो 7 डिग्री मूवमेंट्स, तो बहुत बार ऐसे काम करना चाहते हो, बहुत डेप्थ में काम करना चाहते हो। सो दिस इज ए एडवांस वर्जन, मोर डिफिकल्ट सर्जरी, मोर फाइनर थिंग कैन बी डन विद द रोबोटिक सर्जरी, बट आई हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। मैं बिल्कुल इन्फेंट फेज में हूँ, मैं एक फेलोशिप कोर्स कर रही हूँ, उससे होपफुली इन लॉन्ग रन, जैसे बहुत बार, और हम लोग उसको लैप्रोस्कोपिक से रिकैनुलेशन करते हैं। रोबोट से इट विल बी मोर ईजियर, मोर फाइनर एंड मोर प्रिसाइज, बिकॉज मेरा हाथ भी ऐसे ही घूमता है, रोबोट का हाथ ऐसे भी घूमता है, ऐसे। सो इट हैज ए 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी आपने कहा अभी आप उस चीज़ के लिए स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। हाँ, डेफिनेटली। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप इस पे स्पेशलिस्ट हो जाएं। थैंक यू साहिन। हम आते हैं मैम इनफर्टिलिटी, जो कि हमारा आज खास हम जिस कार्यक्रम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैम बताइए, बांझपन है क्या? देखो साहिन, बीइंग इनफर्टिलिटी में मतलब लाइक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हुए तो काफ़ी साल हो गए, इसलिए मैं 30-35 ईयर्स प्योरली इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस आई थिंक मैं 17 ईयर से कर रही हूँ। एक्चुअल प्रैक्टिस 15 साल से, बोले 2 साल ट्रेनिंग रही वारविक और बहुत सारी जगहों में, गंगाराम हॉस्पिटल, यूके एंड ऑल। तो भी अब उस दौरान से लेकर इस दौरान तक इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बांझपन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रीजन क्या हो रहा है, जैसे आपने पूछा बांझपन क्यों, क्या, किस लिए, उसका कारण क्या है? एग्जैक्टली। देखिए, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा, लेट मैरिजेस हो रही, इन्फेक्शंस हैं, कोविड हैं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस जो हमारे बाकी इन्वायरमेंट को हैम्पर कर रहे हैं, हमारे नेचुरल लाइफ से अफेक्ट हो रहे हैं। तो लेट मैरिज, अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना, ये सारी चीज़ों की वजह से अंडे की क्वालिटी घटती जाती है, एग्स की क्वालिटी कम होती जाती है। तो एक ओवेरियन फैक्टर होता है कि अंडे अच्छे नहीं बन रहे या अंडे के नंबर्स कम हो जा रहे हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ओवेरियन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। दूसरा एक है कि ट्यूब्स का इन्फेक्शन, हालांकि आप देखेंगे कि ये कम है ग्रेजुअली, इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन द रूरल एरिया, या पहले जहाँ ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस ज़्यादा होता था, इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन की चीज़ें ज़्यादा होती थी, ग्रेजुअली कम है, डिजीज लेस। तो एक ट्यूबल फैक्टर जो मैंने अभी बताया कि किसी की ट्यूब्स में कोई है, एग्जैक्टली। लेकिन अब एक चीज़ ये हो के आ रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, री मैरिज, एक बच्चा हो गया, एक शादी हो गई, आपने ट्यूब क्लिप करा लिया था, अब आपको दूसरी शादी करी आपने और दूसरे बच्चे की चाहत है, तो बहुत बार ट्यूब्स इतनी ज़्यादा सिकुड़ जाती या कट जाती, तो हमारे को फिर IVF करना पड़ता है। तो एक ओवेरियन फैक्टर है, एक ट्यूबल फैक्टर है, और तीसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि स्पर्म काउंट्स। डेफिनेटली स्पर्म काउंट्स जो है, क्वालिटी एंड
क्वांटिटी बोले, मॉर्फोलॉजी बोले, मोटिलिटी बोले, बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम चेक करते हैं, उसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है. अगेन इफ यू कैन से एजिंग, इन्फेक्शन, लेट मैरिज, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड बैड हैबिट्स. दिस इज आपने जो अभी एक्स की बात की, वो हम उसको कब तक, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो किस एज तक सेफ रहती है, उसके बाद जो क्वालिटी उसकी घटती चली जाती है, वो एक ड्यूरेशन रहता है, वो एक एज रहती होगी जब तक हम उसको मतलब हम कंसीव कर सकें, उस एज तक के क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. देखिए, हम आई थिंक अभी सबको, एक बार मैं भूल गई थी, चंद्रयान 3 के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ. अब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, है ना, हमारा भी डंका बज रहा है पूरे यूनिवर्स में, है ना. तो देखिए, वी आर बीइंग मोर डेवलप, मोर यू कैन से मोर पावरफुल, मोर गैजेट एंड ऑल. बहुत सारी चीज़ें हम जो है एडवांस हो रहे हैं, लेकिन हम नेचर को बदल नहीं पा रहे जी. हम 30 इयर्स की लेडी की एक्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, पर 35 इयर्स की लेडी की एक्स की क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते. तो हमारे जो एक भगवान की बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं कि एक्स की बेस्ट क्वालिटी 24, 25, 26, 28, आफ्टर 35 इज गोइंग टू डिटोरिएट. पर जैसे मैंने आपको बताया, एडवांसमेंट है ना, नई टेक्निक्स, तो एडवांसमेंट है, नई टेक्निक है, ये सारी चीज़ें हैं. तो उस नई टेक्निक से क्या है कि हम उस एक्स को, 30 साल वाले एक्स को हमने फ्रीज कर दिया और उसको 35 साल में यूज़ किया. इतना ही एडवांसमेंट हम कर पाए, पर जो जनरल बॉडी की फिजियोलॉजी उसको हम चेंज नहीं कर पाए. सो इफ एनीबडी वांट्स टू बी प्रेग्नेंट, द बेस्ट एज इज 24, 25, 26, 27, 28, लेस देन 30. आफ्टर 35 इट डिटोरिएट्स. पर अभी 24, 25 में नोबडी इज रेडी टू गेट मैरिज. एंड तो अब वो 30 में शादी करते, 32 में, इस वजह से इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स या IVF या IUI, ये सारी चीज़ों की बढ़ गए इंसिडेंस. अच्छा, जो फ्रीजिंग की बात आपने अभी की मैम, उसको हम और कितने समय तक रख सकते हैं फ्रीज करके? देखो, जैसे ये चीज़ें आपने फ्रीज करी तो यू कैन कीप इट लाइक लाइफ लॉन्ग. बोलना तो मुश्किल होगा, आराम से 20 साल तक. पर अगेन यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी. जो लिक्विड नाइट्रोजन -120 डिग्री सेंटीग्रेड, -160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फ्रीज होता है, उसका एक चैनल प्रॉपर मेंटेन करना होता है. द कपल्स हैज़ टू कम, और इफ द लेडी ने अंडे फ्रीज कराए तो सी इज टू कम ईयरली एंड गिव द अटेंडेंस एंड ऑल. पर ये लंबे समय तक फ्रीज कर सकते हैं. अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दी मैम आपने जो एक ट्यूब के बारे में जो बताया कि अगर मान लो वो नली बंद हो जाती है महिलाओं में, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, उसे कैसे खोलें फिर से, या फिर उसका क्या इलाज है? देखिए, नली या लेमन, फैलोपियन ट्यूब या बीजवाहिनी, अंडे को ट्रैवल करके वो यूट्रस में पहुंचाते हैं. तो अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई और उसने क्लिप करा लिया, बाद में कुछ ऐसे उसके हादसा हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो गई, पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं, बहुत बार बच्चे भी बहुत गए, तो उसमें अब नली की एक लेंथ देखनी होती है कि हाउ मच इज़ द रिमेनिंग लेंथ. जैसे आप सोचो कि जैसे मैं इस कपड़े को जोड़ दिया तो डेफिनेटली यहाँ गांठ तो आ जाती है, पर मेरे को एप्रोप्रिएट लेंथ चाहिए. सो अगर फिलिपियन ट्यूब की एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है एंड इफ द रिमेनिंग लेंथ इज अराउंड 7 सेंटीमीटर, तो हम उसको जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं. लैप्रोस्कोपी इज द बेस्ट वन. और जैसे मैंने आपको बताया, इफ सीन वी आर लर्निंग द रोबोटिक वन, तो 7 डिग्री मूवमेंट्स आप कैसे भी, तो वहाँ पे और फाइन चीज़ें होंगी. मोस्टली ये जो लाइगेशन होते हैं वो सिजेरियन के बाद होते, ट्यूब्स में स्वेलिंग होती, लेंथ कम हो जाती. तो अगर ये लेंथ कम है तो सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया की तरफ जाएं. यहाँ पे हम ट्यूब को बाईपास कर लेते हैं. अंडे को निकाला, स्पर्म से मीटिंग कराई और सीधा यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया. तो किसी का अगर ट्यूब लाइगेशन हो गया है तो वन ऑप्शन इज लाइक रीकैनलाइजेशन, ट्यूब्स को दोबारा जोड़ना. अगर वो नहीं होता तो IVF के लिए जाना. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटीज़ के इस प्रोग्राम में. सर, मैं ये जानना चाहूँगी, मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूँ कि डॉक्टर केसी भगत एक साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 2-3 वर्षों से सृजन टेस्ट ट्यूब में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्लस इनका अपना एक क्लिनिक भी है प्रियंका कॉम्प्लेक्स में. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में. मैं सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई महिलाएं बांझपन से अगर ग्रसित हैं या फिर उनका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है,
तो इसमें आपकी क्या भूमिका, मतलब एक काउंसलर के एज अ काउंसलर आप उसे कैसे काउंसलिंग उनकी करेंगे जिससे उनके मन स्थिति पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आए कि वो उस चीज से निकले, उभरे? लेकिन सबसे पहली बात तो जहाँ हम किसी ने स्त्री को ना 5 पर संबोधित भी कर देते हैं तो वही एक मेंटल का ये रहता है ना, वो काउंट हो जाता है। तो हमको तो सबसे पहले उसको ये सबको बताना ही चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और उनको जो ये है कि देखिए हर महिला जब भी शादी होने के बाद सबसे पहले अगर उनको कोई प्रेशर रहता है तो वही रहता है कि एक महिला के ऊपर, पुरुष के तो महिला के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाता है, खासतौर से अगर वो जॉइंट फैमिली में है और हाउस वाइफ है जी तो उसको बिल्कुल बोलना तो हो जाता है कुछ कभी करते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। नॉर्मली हम भी अपने दोस्तों को बोल रहे करते हैं यार आगे क्या है, क्या कुछ करते तुम्हारे घर, तो ये चीज हमारे कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से अगर महिला को प्रॉब्लम है क्योंकि जहाँ 1 साल 2 साल 3 साल से जहाँ ज्यादा हुआ एक महिला के ऊपर मेंटल प्रेशर अपने आप बन जाता है जी। मैं नहीं हो पाई, मेरे को बहुत सारे कहीं भी कॉम्प्लिकेशन से मिलते हैं या मेल को या फीमेल को, तो वहाँ अब वो चीजें अब वहाँ से शुरू कर दिया डॉक्टर से मिलना, जानकारी इकट्ठा करना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वही से ही मेंटल सेटअप जो है आपका डाउन जो होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपर नींद नहीं आना, डायबिटीज का इधर में गोली खाना, वो सब असर तो होता ही है। लेकिन जो आपका थॉट है वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर ब्रेन से हेल्दी है तो वो अपने बॉडी के साथ खुद अपनी बॉडी को रख सकता है। और इसका तो सीधा संबंध है, आप लोगों को पता होगा जहाँ भी लड़कियों में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आता है तो जो मेंटल होते हैं उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। सबसे पहले वही उनकी डामाडोल होती है, वहाँ से समझ में आता है कि मेंटल स्ट्रेस कितना इफेक्ट पड़ता है उनकी गर्भवती होने में, है ना। तो हम वहाँ पे जब स्टेज कोई महिला आती है हमारे खास में, हमारे यहाँ मैम के यहाँ जो मैंने केस देखे हैं उसमें जब भी हम आते हैं तो उनको सबसे पहले ये पूछते हैं कि फैमिली तरफ से कैसा सपोर्ट है, किस ढंग से उनको मेंटल रूप से हेल्दी रखा जा रहा है। साथ में लाइफ पार्टनर जो उनका हस्बैंड है वो उनसे कितना बिलीव करता है, वो उनके साथ कितने अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ के साथ उनके लाइफ के साथ किस ढंग से उनको हो रहा है, क्या चीजें हैं। क्योंकि देखिए एक चीज कोई भी एक फैक्टर किसी भी इंसान को इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे कारण होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कारण होते हैं, तो सारे कारण से हो जाते हैं, सारी चीजें जो उनके अंदर होती है उन सब से उनसे बात करते हैं और उन सब को हम लोग ना धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, निकालते हैं उनके मन। जैसे जैसे उनके मन सारी चीजें निकलना शुरू होती है वो अपने आप से होना शुरू होती है, उनका नींद अच्छा होता है, नींद जहाँ अच्छी हुई तो उनके चश्मा में खान पान अच्छा हो जाता है। वहाँ से फिर जो है उसके लिए जो सारी चीज कोशिश करती है उसमें वो सपोर्टिव होता है, बहुत सपोर्ट करता है कि जहाँ से मैं दो 3 साल से करते हैं काफी फर्क आया है, जहाँ तक मैंने सुना है और जानता है ना। तो बिल्कुल इसका इफेक्ट बहुत गहरा है और इसका हमारा जो ये बहुत मायने रखता है दुनिया के एक तरीके। अच्छा सर, इसमें कितनी प्रतिशत सफलता मिल सकती है मनोविज्ञान को, और मतलब किस हद तक के इससे उभर पाती है महिलाएं? जी प्रॉपर वे पे उनके साथ कॉमनली करते ही है, लेकिन 1-to-1 काउंसलिंग हो जाए तो रिजल्ट हमको सीधा से जुड़ गए हैं तो ऑन करो बंद करो। क्योंकि महिलाएं अक्सर करके आपको बता दो उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर होता है घर की इज्जत को बचाते रखना। जैसे शादी होता है ना, शादी होते साथ क्या बोला जाता है धीरे से करे बेटा हम तुम्हारे घर की इज्जत है, वहाँ भी इज्जत बनाए रखना। तो वो जो प्रेशर है ना वही उनको ना वहाँ पे बहुत सारी चीजों को संभालने वो सिर्फ बोल नहीं पाते, ना ही अपने पार्टनर को बोल पाती है, ना ही अपने पेरेंट्स को बोल पाती है, ना ही किसी और को बोल पाती है। तो वो चीजें बंद करो वो कभी बोलते हैं कि आपकी जब में जो भी है वो सारी चीजें निकालती है, धीरे धीरे पूरे डॉक्टर राजेश सिंह ने ज्वाइन किए हैं सेंट जेम्स का नाम। एकदम हेल्दी हो जाती है। चलिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सर, मैं इंटरप्ट करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और एक खास जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर भगत, थैंक यू। जुड़े रहेंगे क्योंकि कुछ सवाल भी हैं। और नेक्स्ट कौन जुड़ रहा है? डॉक्टर राजेश सिन्हा ना जी। इस अगली कड़ी में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा सर। हेलो डॉक्टर सिन्हा, आ रहे दिया? डॉक्टर राजेश सिन्हा सर आप हैं वहाँ पे?
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी में, इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र देवांगन सर। सर सुन रहे हैं आप? सर एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हमारे दर्शकों को? मैम जी। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी फीमेल्स के एक को निकाल के और एक पुरुष के शुक्राणु को लेके जी और जो उनको निषेचित करने की प्रक्रिया की जाती है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो फ्रूट माइनिंग जिसको बोलते हैं जी, वो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है, जो एक आईवी प्लेट होती है उसके अंदर ये सारे काम किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के रूप में बोल सकते हैं कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत अनिवार्य है इस प्रक्रिया में। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस पूरी प्रक्रिया में किस हद तक के आपका योगदान रहता है इसमें? मैडम ऐसा है कि देखिए किसी भी फीमेल्स की मतलब बच्चे नहीं होते तो एक फीमेल जो मतलब पार्टनर के साथ अपने गायनेकोलॉजिस्ट या आईवी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जी, तब उनको जब भी मतलब कोई भी प्रोसीजर करने के लिए आईवी के लिए अगर कोई टाइप होता है तो ऐसे ही मैडम जैसे स्टिमुलेशन वगैरह करती है, अंडे बनाने की प्रोसेस करती है, उनके बाद जो उनके अंडे मतलब शरीर से बाहर निकालते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो हम उसको ऐसे ही नहीं रख सकते, उनको एक अत्याधुनिक लैब जो होती है एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें है जी, वहाँ पे उसके फ्रूट जो होते हैं उनको रखा जाता है। वहाँ से फ्रूट से हम लोग उनके फीमेल के जो फ्रूट निकले होते हैं उनको हम लोग सर्च करते हैं, उसमें अंडे हमने पहले हमको कलेक्ट करना होता है सारी चीज़ें, हम माइक्रोस्कोपी से दूरबीन से हम उसकी परीक्षण करते हैं कि कितने हैं नंबर में, फिर उसकी सफाई होती है मशीन से सफाई होने के बाद उनको हम देखते हैं कि अब उसके बाद जो हमारे पास मशीन लगी हुई है, एक इंची मशीन लगी हुई है जो मोर देन 6000 मैग्नीफाई करता है, मतलब छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा देता है। तो हमको उनके अंडे के और शुक्राणु के दोनों के अंदर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब तो कहना चाहिए कि बनावट जो होती है, उन सब सारी चीज़ों को हम इजीली देख सकते हैं कितना अच्छा है कि नहीं है जी, वहीं से हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि ये एक की क्वालिटी ठीक नहीं है, इस वजह से इनकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। फिर हम लोग जैसे एक और शुक्राणु के दोनों की मशीन में सफाई करते हैं, मशीन में सफाई करने के बाद उनको फिर मीटिंग कराई जाती है। मीटिंग कराए जाने के बाद हम लोग जो हमारे एडवांस मशीन हैं उसमें हम लोग उसको रखते हैं 2 से 3 दिन, जिसमें वो फ्रूट बनता है। पहले निकलता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको सफाई करते हैं, फिर उसकी मीटिंग कराते हैं, निषेचित कराते हैं, फिर उसको निषेचित करा के हम लोग मशीन में रखते हैं, जो कि अंडे से भ्रूण में मतलब एक जीवित भ्रूण में कन्वर्ट होता है। उसमें 2 से 3 दिन कम से कम टाइम लगता है। उसके बाद कहीं जाके वो माँ के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट होता है, जिससे कि वापस प्रेगनेंसी आती है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को सर। So thank you, Mr. Jiten, and again I welcome you all. I think there is some technical glitch in the network issue. So again I welcome you all on the knowledge sharing activity of Srijan Bhilai Test Tube Center, and we had Dr. K.C. Bhagat, who is a psychologist of Srijan Bhilai Test Tube Center, Mr. Jiten Devangan, and I think Dr. Rajesh Sinha has joined. He is the andrologist of Srijan Bhilai Test Tube Center, and I request if Dr. Sinha are you there? डॉक्टर राजेश सिन्हा आप वहाँ पे हैं? हाँ प्लीज डॉक्टर सिन्हा, हमारी आवाज आ रही है आपको? आप अपना वीडियो ऑन कर लें सो दैट मिस्टर साइन इज देयर एंड सी सम क्वेश्चंस फॉर यू। इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी डॉक्टर राजेश सिन्हा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी में। सर कुछ सवाल हैं दर्शकों के। मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर राजेश सिन्हा सर एक सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। सर आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल एक मेरे मन में है, जो बांझपन है सर, इनफर्टिलिटी, तो ये पुरुषों में भी क्या पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, बांझपन के जो कारण होते हैं जी वो इक्वल होते हैं मेल में और फीमेल में। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 40% अगर फीमेल रीजन है तो 20% मेल रीजन है, 20% कंबाइंड या लो रीजन हो सकते हैं जी, ऑलमोस्ट इक्वल रीजन दो मेल में। तो केवल हमें जो समाज में या प्रचलित है कि केवल फीमेल को ही दोषी ठहराया जाता है, ऐसा नहीं है। पुरुष की उतनी दोषी है या उसको उतनी दोष कर सकते देखा जाए पुरुष को।
सर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं सर? पुरुषों में जो बांझपन के हैं वो कारण हम जान सकते हैं? हाँ, पुरुषों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनका शुक्राणु नहीं बनना या शुक्राणु खराब होना, जी उनके उसके बाद उसको विकसित नहीं होना, जी इस तरह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे रीजन हो सकते हैं। उनका पहले कोई ऑपरेशन होना जिसकी वजह से उनकी जो नली होती है जिस तरह से शुक्राणु फ्लो होता है और वो तो उसमें बाधा पहुंचना या उसको ब्लॉक हो जाना, इस तरह के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरी क्वेरी थी कि लाइक वैरिकोसिल, व्हेन वी आर, व्हिच वैरिकोसिल इज रियली वैरिकोसिल अफेक्टिंग द स्पर्म काउंट्स, एंड इफ इट इज देयर, व्हिच वैरिकोसिल वी विल वांट टू ट्रीट? वैरिकोसिल एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो ब्रेन में होती है। वैरिकोसिल का मतलब होता है कि जो पेशी से जो वेन या प्रोस्टम में जो वेन्स होती है वो डायरेक्ट हो जाती है, जिससे की तरह फॉर्म हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, ब्लड का फ्लो वहाँ पे ज्यादा होता है और उस ब्लड के फ्लो की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है और पेशी का फंक्शन कम हो जाता है। तो पेशी का फंक्शन कम हो जाता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन या भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। एक कॉमन समस्या है। इसको जो वैरिकोसिल जो होती है उसको ग्रेड में देखते हैं, वो टेस्ट कराते हैं तो हमें पता पड़ता है कौन से ग्रेड का, ग्रेड 1, 2, 3। तो जब हाई ग्रेड के होते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके स्पर्म काउंट कम होने का, और जिसमें स्पर्म होते भी हैं उनके भी फंक्शन अच्छे नहीं होते। तो अगर हाई ग्रेड के है और पेशेंट के ग्रेड में अगर स्पर्म काउंट कम आता है तो उसमें वैरिकोसिल प्रोसेस होगा। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल है कि ये बिना सर्जरी के इसका इलाज संभव है? नहीं, वैरिकोसिल के लिए सर्जरी एक उपाय है कि वहाँ पे जब हम उसके दूसरे को हटाएंगे नहीं तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम नहीं होगा। जब ब्लड का फ्लो कम नहीं होगा तो हीट भी कम नहीं होगा जी। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो सर्जरी करना होगा। नहीं, बहुत बार हमने देखा है डॉक्टर साहब कि ग्रेड 1 वैरिकोसिल में ऑपरेशंस करा के मरीज आते हैं, उनको ये एक विश्वास होता है कि इनके जो स्पर्म्स के काउंट या मोर्टेलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका इस पे क्या टेक होगा? हाँ, अगर वो समय से इसका इलाज करें, अगर उसका पेशेंट बिल्कुल ही खराबी हो गया है तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। नहीं, ग्रेड 1 वैरिकोसिल में भी हाँ, अगर जल्दी पेशेंट का ऑपरेशन करें, जब तक कि पेशेंट पूरा डैमेज नहीं हुआ है तो रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहती है। और ये इसकी सर्जरी जो होती है ओपन टेक्निक से भी हो सकती है, लेप्रोस्कोपी से हो सकती है। लेप्रोस्कोपी में काफी सिंपल ऑपरेशन होता है जो 10-15 मिनट का होता है, इजी ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो डेफिनेटली पेशेंट को वैरिकोसिल है तो और उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी हो रही है, केवल फर्टिलिटी के लिए वैरिकोसिल को वैसे भी अगर पेशेंट को डिस्कस करें जैसे पेन हो रहे हैं तो उसके लिए भी ऑपरेशन करे जाते हैं, या पेशेंट को कॉस्मेटिकली देखने जाते हैं तो उसके लिए भी इसका ऑपरेशन करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया और एक बहुत बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच। Thank you. So again I thanks Sahin and all the viewers जो कि इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। दैट इज अ नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी ऑफ सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। सो आगे भी इस कार्यक्रम में हम आपको नई जानकारियां देते रहेंगे। सो वैरिकोसिल ऑपरेटेड व्हेन नॉट। थैंक यू डॉक्टर सिन्हा फॉर गिविंग द टेक। डॉक्टर केसी भगत, आपने स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी का क्या रोल है उसके लिए आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिस्टर देवांगन, हाउ टू डू यूज द स्पर्म्स एंड एग इन द लैब। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एनी कुछ भी क्वेरीज है आप हमारे फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम पेज में जुड़ सकते हैं। एंड अभी कार्यक्रम को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीक वी विल अगेन विथ यू इन अ नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी। And I once again thank Sahin for joining the program and conducting so well. And so thank you all and thanks viewer for the same. Thanks a lot. Namaskar. Jai Hind.